मैंने भानगढ़ में 3 रातें और 2 रातें कुलधारा में बिताई हुई है। कुछ भी नहीं है वहां पर पैरानॉर्मल जैसा। क्या ऐसी रीजन रहेगी वो पूरी की पूरी जगह तबाह हो गई? कितनी % पॉसिबिलिटीज है इस चीज की? सिर्फ एक चीज नहीं है, तबाह होने के पीछे वास्तु भी है, जियोपैथी भी है और पैरानॉर्मल भी है। तो सारे वास्तु के रूल्स के अगेंस्ट आपने घर बनाया, तो वहाँ पर नेगेटिविटी आएगी, नेगेटिव थॉट्स आने शुरू हो जाएंगे, नेगेटिव चीजें आनी शुरू हो जाएंगी, तो फिर इम्पैक्ट्स उसके आ जाते हैं। तो क्या फर्क पड़ता है लोगों की? मेरे को जैसे मैं तो धंधे के लिए बना रहा हूँ, धंधे पे फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, चांसेस है वहाँ अनवांटेड प्रॉब्लम। मेरे एक नॉन घर बना रहे थे किसी के लिए, मेरे से संपर्क से पहले उन्होंने वास्तु फॉलो नहीं किया। स्ट्रक्चर खड़ा हो गया था, लेबर वहाँ काम कर रही थी, लेबर का बच्चा भी था, बिल्कुल छोटा सा, वो रेंगता रेंगता टॉप फ्लोर से नीचे गिर गया और मर गया। आप सर ऑफ द कैमरा एक किस्सा बता रहे थे मुझे, गुजरात का था। मेरे एक क्लाइंट हैं गुजरात में, अब इतना मेरे साथ रहे तो बेसिक वास्तु का ज्ञान हो गया। तो उन्होंने एक फैक्ट्री और ले ली। जब हम सर्वे कर रहे थे, कहते साहब यहाँ पर ना कुछ दिक्कत है। 3:30 के बीच की आवाज आती है, मुझे बचाओ, मेरे पास आओ। कहता जी लेबर डर जाती है और सारी रात काम नहीं करती। मेन गेट पे हम चेक करते हैं तो उसने इंडिकेट कर दिया कि अंदर है रगड़ा। तो ये इंस्ट्रूमेंट चलते 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 पर्टिकुलर एक एरिया पे ले जाके जोर जोर से हिलने लगा, बता दिया कि वहाँ पर है। तो कहते साहब बिल्कुल यहीं पर है, यहीं से आवाजें आती है। मेरे को ऐसा कुछ जानना है आपसे कि आपने जो देखा हो लोगों की लाइफ में, किसी की लाइफ में डिजास्टर हो गया हो वास्तु की वजह से। एक परिवार मेरे संपर्क में आया, उस परिवार के अंदर माता पिता और उनकी बेटी। वो लड़की के फादर डिप्रेशन में चले गए थे। वो उस समय बैंक में एक अच्छे लेवल पे थे, कुछ गलत हुआ उनके साथ, उनको निकाल दिया गया। बेटी मैरिज नहीं हो रही थी, मदर सबको लेके बहुत टेंशन में आ गई, पैसे की तंगी हो गई, बहुत सारे चैलेंज एकदम उनके साथ आ गए। ये राजा महाराजा जितने बड़े बड़े महल बने हुए वास्तु के हिसाब से बने हुए, पूरा वास्तु लेकर चलते थे। इवन ये देखा जाता था कौन से मुहूर्त में खुदाई करनी है, चिनाई कौन से मुहूर्त में करनी है। बड़े बड़े जो किला बने हुए हैं, लाल किला ले लीजिए अपना, और इतनी मोटी मोटी दीवारें, इतनी हाइट की दीवारें, गोल गोल गोलाइयाँ। अंदर बताते हैं सर कि कोई समस्या है, नेगेटिविटी है या ब्लैक मैजिक है मेरे को, और बताते सारे अलग अलग है। ठीक है, किसी ने बताया एक प्रेत है, अच्छा, कोई लेडी घूमती है, ठीक है, ऐसा है। तो ये काफी सारे लोगों ने आपको वर्बली बताया। ठीक है, हाँ। आज हम प्रैक्टिकली ये करके देखेंगे कि वाकई ही इस बिल्डिंग में ऐसा कुछ है या सिर्फ बातें ही हैं। ठीक है जी। तो हमारे पास ये एक गैजेट है, ठीक है, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी का सैंपल है, जिसको डी एनर्जी बोला जाता है, यानी कि डर्टी एनर्जी। ओके। तो हमें क्या है, मेन गेट से पता चल जाएगा कि अंदर ऐसी कोई समस्या है या नहीं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी। ठीक है जी। पहले मैंने इसको ऑन कर लिया और मेन गेट से ही चेक करेंगे, तो यही क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ओके ओके ओके। ये देखो, ये प्रेशर से बाहर की तरफ जा रहा है, ठीक है, ये प्रेशर से बाहर की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, नहीं होगा। ठीक है, अगर हम थोड़ी सी अंदर चेक करें यहाँ पर आके, बिल्कुल ठीक है, चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये होगा कुछ तो उधर हिलने लगेगा ये। ठीक है, अगर कहीं पर भी ऐसा कुछ होगा तो ये इंडिकेट करेगा, अपने आप उधर लेके जाएगा मेरे को। ये यहाँ पर बताते हैं। तो यहाँ देखो, ये मूव ही नहीं कर रहा, अदरवाइज ये अपने आप घूम जाता है इधर। आप इधर कर रहे हो तो इधर घूम जाता। हाँ, ये अपने आप उधर चला जाता है, ये इधर जा ही नहीं रहा ये तो इट मीन्स ऐसा कुछ भी नहीं है अभी। ओके। पहले आपने हवन करवाया है तो हो सकता है हवन से वो चीज निकल गई हो, लेकिन आज की डेट में ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अदरवाइज ऑटोमेटिकली ऐसे घूम जाता और उधर ही घूमता, बार बार मैं आपकी तरफ आता, फिर घूम के उधर चला जाता। एक जो हमारे पास मैम आई थी जी, वो क्या है, वो बिल्कुल आपका जैसे ये इलेक्ट्रॉनिक है, उनके पास मैनुअल था वो, तो वो घुमा था इधर को। अच्छा, ठीक है। हाँ। तो उसके बाद हो सकता है ना, आप बोल रहे हो हवन करवा दिया, तो हाँ, हवन से हो सकता है वो छोटी मोटी चीज हो निकल गई वो। अब ये सर ने बताया हमें कि जाने अनजाने में कैसे कैसे छोटी गलतियां हो जाती है, और ये अभी जो मेरे को समझ में आया तो गलती तो काफी बड़ी है ये। यस, ये बहुत बड़ी गलती है। मैं दोबारा से इसको प्रैक्टिकल ड्रॉ करके बताता हूँ कि गलती है क्या, लेकिन होती जाने अनजाने में ही है। ओके। ऐसे हम जानबूझ के नहीं करते हैं। एक बार कैमरामैन इधर से आ जाए और नीचे फर्श दिखाए, फ्लोर। ये जो पैटर्न बन गया है आपस में, ये बहुत बड़ी गलती है, ऐसा पैटर्न का बनना। हाँ। वो कैसे गलती है वो अभी मैं ड्रॉ करके बता रहा हूँ। ये आप सफ़ेद एक पत्थर की एक टुकड़ी देख रहे हैं यहाँ पर, इसको मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ। ये वाइट पत्थर का टुकड़ा है छोटा सा, ये वाला, राइट। हाँ, और इससे एक लाइन निकल रही है यहाँ इधर को, ये लाइन निकल गई यहाँ पर,
एक लाइन इसकी यहाँ से इधर जा रही है, इसके टॉप से यहाँ एक लाइन बन गई, एक लाइन इसके इस कॉर्नर से नीचे की तरफ आ रही, ये कॉर्नर से नीचे की तरफ आ रही है, एक ये चौथी लाइन इधर जा रही है, तो ये लाइन एक इधर निकल गई, तो और ये उसके ऊपर से भी लाइन जा रही है और उसके ऊपर फिर कनेक्ट होकर यहाँ बन रही है। तो फिर ये लाइन ऐसे अगर ऐसे मिला दोगे आप, तो ये कहीं ना कहीं हमारा स्वास्तिक बन जाता है, जो कि हमारे पैरों में आता है 24/7। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप प्रॉपर देख सकते हो कि ये गलती कैसे हुई है। ये देखो, आप इसमें स्वास्तिक बना हुआ है, वो गलती से फर्श के ऊपर वो डिजाइन बन गया है, जो कि बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही गलत माना जाता है। और स्वास्थ्य के अंदर आपको पता है बहुत पावर होती है, और हमारे हिंदू धर्म के लिए बहुत बड़ा ये सिंबल है। ये पैरों में आ रहा है, ये पैरों में आ रहा है, ये गलत है। और प्रैक्टिकल मैंने अपनी लाइफ में देखा है, जिन लोगों के घरों में जो किसी भी पर्टिकुलर फ्लोर पे रहते हैं, ये तो स्टिल्ट फ्लोर एरिया है, हाँ जी, जिनके घरों में फर्श पे ये बन गया है, वहाँ पर हेल्थ इश्यूज बहुत आए हैं। ओके। फिर उनको मैंने बताया कि इसको ठीक कैसे किया जाए। हाँ जी। 2 तरीके इसको ठीक करने के, या तो पूरा का पूरा फर्श ही चेंज कर दें, ठीक है, या इस पैटर्न को हम डिस्टर्ब कर दें, बीच में पूरी सीधी एक पट्टी डाल दें, इसको डिस्टर्ब करना है। अगर हम इसके ऊपर अब जैसे कोई फ्लोरिंग कराते हैं, वो भी काम नहीं करेगी, क्योंकि उसके नीचे दब जाएगा, उसके नीचे दब जाएगा, उसका असर कम हो जाएगा, लेकिन आ तो रहा है पैरों में ही, ठीक है गलत। इसका परमानेंट सोल्यूशन करना चाहिए, ये पैटर्न को डिस्टर्ब करना चाहिए, बीच में कोई पत्थर डाल के या पूरा रेनोवेट करके इसको ठीक कर देना चाहिए। ओके। तो नमस्कार, क्या हाल चाल है आप सभी के, स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। इंट्रोडक्शन आज इसलिए दे रहा हूँ, मैंने इंट्रोडक्शन सर छोड़ दिया था बीच में। ओके, लोग बोर होते हैं, ओके, लेकिन हम थोड़ा सा कुछ अलग जोन का ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, इसलिए इंट्रोडक्शन लेने जा रहा हूँ। आज हमारे साथ है दीपक सैनी जी, जो कि एक वास्तु एक्सपर्ट है। 25 साल से ज्यादा ये वास्तु को कर रहे हैं, और साथ ही साथ सिविल इंजीनियरिंग में भी इनका बहुत बड़ा पहले आप मतलब पहले मेरी क्वालिफिकेशन जो है वो सिविल इंजीनियरिंग की है, और इंजीनियरिंग करने के बाद मैं इस लाइन के अंदर आया विद इंटरेस्ट। मेरा इंटरेस्ट था इस लाइन के अंदर, तो मैंने पहले तो सर आपका स्वागत है बहुत बहुत। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने स्टूडियो में मुझे बुलाया, थैंक यू सो मच। यही लोगों के मन में ना अभी यही चीज अटकी होगी, इंजीनियरिंग करने के बाद वास्तु के अंदर कैसे रुझान आया? देखिए, ये उन दिनों की बात है जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, तभी मुझे वास्तु के बारे में पता चला, और ये करीब करीब आज से 26-27 साल पहले की बात है। और उस समय जब मेरे को वास्तु के बारे में पता चला, तो मैंने इसके ऊपर किताबें पढ़नी स्टार्ट की, और मुझे इस पे बहुत इंटरेस्ट आया, और पैरेलली मैंने इंजीनियरिंग अपनी कंप्लीट की। मैंने नागपुर यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की है, और वहाँ से मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट की, और उसके बाद मैं आ गया दिल्ली। और वैसे मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ, और जब मेरे फादर को पता चला कि ये तो कुछ वास्तु का करना चाहता है, हाँ, तो वो मेरे से काफ़ी नाराज़ हुए, क्योंकि पहले ही वो गस्टेड ऑफिसर थे, और उन्होंने कहा कि इंजीनियरिंग करके ये क्या पंडितों वाला काम शुरू कर रहे हो। बिल्कुल सही बात। तो वो काफ़ी नाराज़ हुए, फिर उनको कन्विंस किया भी मुझे इसी में मज़ा आता है, मैं यही करूँगा। और जबकि उस वक्त तो वास्तु का वी भी कोई नहीं जानता था। बिल्कुल सही बात है सर, ये अभी ट्रेंड में आया है, ये लॉकडाउन के बाद ज़्यादा हुआ है, एकदम से सबको सुनने को मिला है वास्तु वास्तु वास्तु। मेरे को सर इसका एक बेस बताओ, आपकी वास्तु की स्टार्टिंग कैसे हुई? क्या आपने पिछले जो स्कल्पचर्स हैं उनमें जिक्र है वास्तु का? देखो, वास्तु शास्त्र, इसका पूरा नाम है वास्तु शास्त्र। ये शास्त्रों में कुछ रूल्स प्रिंसिपल्स लिखे गए हैं आज से हजारों साल पहले, जिसको आज की डेट में हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। और ये पाया है कि अगर उन रूल्स को हमने प्रैक्टिस किया, यानी कि बिल्डिंग बनाते वक्त उन रूल्स को ध्यान रखा, तो उस घर के अंदर सुख शांति सुकून बहुत मिलता है। ये कंपैरेटिवली मैंने पिछले 25 साल में देखा है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि वास्तु है क्या। ठीक है। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि वास्तु क्या है। वो कई बार के एस्ट्रोलॉजी को वास्तु मान लेते हैं, न्यूमरोलॉजी को भी वास्तु मान लेते हैं, और वास्तु कहते हैं सारा मिक्स ही है सब कुछ, है ना? ऐसा नहीं है। वास्तु क्या है? वास्तु की डेफिनेशन है वास करने योग्य स्थान। वास करने योग्य स्थान, तो रहने वाला स्थान कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, यहाँ सुख शांति हो, सुकून हो, अनवांटेड प्रॉब्लम्स ना आए। ठीक है, तो शास्त्रों में पहले ही बताया गया है कि अगर आप जीवन में अपने परिवार में सुख शांति चाहते हो, तो ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं, अगर आप इनको फॉलो करोगे तो आपकी लाइफ काफ़ी आसान हो जाएगी। तो उन्होंने बोला कि जब आप भवन बनाते हो, बिल्डिंग बनाते हो, तो उन्होंने दिशाओं का जिक्र किया, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट। बिल्कुल सही बात है।
और उन्होंने वास्तु पुरुषा का जिक्र किया है। वो वास्तु पुरुषा उन्होंने एक काल्पनिक फिगर दे दी कि ये वास्तु पुरुषा है, ये देवता है, इनका हेड हमेशा नॉर्थ ईस्ट की तरफ रहता है और इनकी लेग्स जो है साउथ वेस्ट की तरफ रहती हैं और धरती पे ये औंधे मुंह लेटे हुए हैं, उल्टा लेटे हुए। ठीक है, इसके पीछे भी एक स्टोरी है, वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो वास्तु पुरुषा जब भी कोई कहते हैं संसार में, पृथ्वी में भवन बनाएगा, घर मकान दुकान कुछ भी बनाएगा, जब वो बाउंड्री वॉल कंप्लीट करेगा तो वहाँ पर वास्तु पुरुषा अपने आप आ जाते हैं वहाँ पर। तो उनका हेड जो है स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अंदर हमेशा ही नॉर्थ ईस्ट में बताया गया है और साउथ वेस्ट में उनकी लेग्स बताई गई हैं, सेंटर में उनका जो है स्टमक है और हैंड फोल्डेड है। तो ये वास्तु पुरुषा उन्होंने बताया गया है सिर्फ समझाने के लिए कि उनका जहाँ हेड है वहाँ गंदगी नहीं होनी चाहिए, यानी कि टॉयलेट्स नहीं होना चाहिए। ठीक है। जहाँ उनका हेड है वहाँ किचन नहीं होना चाहिए। जहाँ उनका हेड है वो एरिया कटा हुआ नहीं होना चाहिए, यानी कि एल शेप्ड एरिया नहीं होना चाहिए। अगर ये आप करते हैं, ये वास्तु के जो हमने रूल बताएं इसके अगेंस्ट है, तो आपके घर में तकलीफें आएंगी। तो ऐसे उन्होंने प्रिंसिपल्स बताए हैं कि इस डायरेक्शन में ये होना चाहिए तो अच्छा होगा, इस डायरेक्शन में ये होगा तो अच्छा होगा, ये वाली फेसिंग लेनी चाहिए, इसको छोड़ना चाहिए। तो बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं। उसके साथ साथ इन्होंने ये भी बताया है कि ये एक एडवांस आर्किटेक्चर भी है कि आपको भवन बनाते वक्त क्रॉस वेंटिलेशन का ध्यान रखना है। मॉर्निंग सन रेज आनी चाहिए उस घर के अंदर, इवनिंग की कम आनी चाहिए, क्योंकि मॉर्निंग की सन रेज बहुत ही शुभ मानी जाती हैं। ठीक है। जिस घर के अंदर सुबह सूर्य की किरणें आ जाती हैं तो वो घर बहुत ही अच्छा माना जाता है। ठीक है, और साइंटिफिकली क्या है, सूर्य की किरणों में बहुत पावर है। वो वैसे भी जो घर के अंदर जो नेगेटिविटी है उसको किल कर देते हैं, बैक्टीरिया किल कर देते हैं। तो इसलिए सूर्य की किरणें बहुत इंपॉर्टेंट है। सुबह की सूर्य की किरणें, शाम वाली उन्होंने बताया कि कम होनी चाहिए। वो इसीलिए हम साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम बनाते हैं, उधर सन रेज जो है, सनसेट वाली रेज वो कम आती हैं। तो ये ऐसे प्रिंसिपल बताए हैं। जहाँ वास्तु पुरुषा का स्टमक है, उन्होंने बताया है कि वहाँ पर अगर आपने कॉलम खड़ा कर दिया या हैवी सामान रख दिया तो परिवार के अंदर किसी ना किसी को या ज़्यादातर फैमिली मेंबर्स को पेट के संबंधित प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे तो हॉल बनाया जा सकता है वहाँ पे पूरा, वहाँ हॉल बनाया जा सकता है, उस एरिया को खाली रखा जा सकता है। बताया गया कि उस जो ब्रह्म स्थान को बोला, इसको ब्रह्म स्थान बोला जाता है, सेंटर ऑफ द हाउस, दैट इज कॉल्ड ब्रह्म स्थान। उस एरिया को खाली रखो, उस पर कोई कॉलम पिलर नहीं आना चाहिए, उस पर कोई वजन नहीं आना चाहिए। तो आज की डेट में क्या है, बिल्डर फ्लोर्स बन रहे हैं, तो समटाइम्स मैंने ये देखा है कि जब बिल्डर फ्लोर बनाते हैं तो सेंटर डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि लिफ्ट भी लेनी होती है, उन्होंने स्टेयरकेस भी लेनी होती है, फिर शाफ्ट भी लेनी होती है, तो वो करते करते सेंटर के पास आ जाते हैं, तो सेंटर डिस्टर्ब हो जाता है। तो आदमी कहता है कि मैं पुराने घर में बहुत सुखी था, जब से मैं नए घर में आया हूँ मैं बहुत परेशान हूँ, ख़ास तौर पे मेरा पेट ही ख़राब रहता है, जब मेरे परिवार का पेट से संबंधित प्रॉब्लम आ रही, पेट का दर्द जाता ही नहीं है। सर मेरे जैसा बंदा तो ये सोच भी नहीं पाएगा कि ये हुआ क्यों है, पुराने घर से नए घर में आने के बाद हुआ है या क्यों हुआ है, क्यों। इसीलिए ये इन्फॉर्मेशन आम लोगों तक जानी चाहिए, क्योंकि आज से हजारों साल पहले शास्त्रों में जो लिख दिया था ना, आज भी वो चीज़ें फिट बैठती हैं। क्या ये राजा महाराजा जितने बड़े बड़े महल बने हुए वास्तु के हिसाब से बने हुए? ये बहुत सारे लोग जो है, जब राजा महाराजा बनाते थे महल, पूरा वास्तु लेकर चलते थे। इवन ये देखा जाता था कौन से मुहूर्त में खुदाई करनी है, चिनाई कौन से मुहूर्त में करनी है। ओके, ये चीजें मैटर करती हैं, बहुत मैटर करती हैं, क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट होता था और वो सुख शांति से टाइमली कंप्लीट हो जाए। और आप देखो आज की डेट में इंडिया के अंदर बड़े बड़े जो किलास बने हुए हैं, ठीक है, आज भी वैसे के वैसे खड़े हुए हैं, आज भी उसमें दम है, आज भी उसमें अट्रैक्शन है। लेकिन जो बहुत सारे अभी खंडर हो गए, कुछ है खंडर हो गए, जो अटैक हुए, जो वॉर हुई उसमें अटैक में वो खत्म हो गए, ठीक है, लेकिन बहुत सारी धरोहर ऐसी भी है आज भी वो अट्रैक्ट करती हैं। लाल किला ले लीजिए अपना, कितनी दुनिया देखने आती है। और देखो तब तो कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, और इतनी मोटी मोटी दीवारें, इतनी हाइट की दीवारें, गोल गोल गोलाइयाँ कैसे कर लेते थे। बहुत एडवांस थे वो लोग, बहुत एडवांस थे। इससे याद आया मेरे को, पुराने ज़माने में अगर आपको भी याद होगा, गांव के अंदर घर के अंदर टॉयलेट नहीं होती थी, ठीक है। वो लोग कितने एडवांस थे, उनको पता है कि घर के अंदर अगर टॉयलेट बनाएंगे तो गंदगी आएगी, गंदगी आएगी तो बीमारी आएगी।
तो धीरे पहले लोग बाहर जंगल पानी जाते थे। आपने सर एक मूवी देखी है टॉयलेट? हाँ, टॉयलेट देखी है मैंने, अक्षय कुमार की। हाँ जी। हाँ, लेकिन उसमें इसका उल्टा दिखाया गया है। वो दिखाया गया है कि लोग इतने, मानसिकता उनकी इतनी ज्यादा मतलब ऑर्थोडॉक्स थी हाँ। कि घर के अंदर औरतें जा रही है खेतों में। ठीक है, देखो वो समय के अनुसार पहले क्या हमारे पास लैंड बहुत होती थी, ठीक है, आज लैंड है ही नहीं, थोड़े छोटे छोटे से तो घर बन गए। ये भी जरूरी है, लेकिन ऐसा तो मत करो ना कि टॉयलेट बेडरूम के अंदर ही बना दिया आपने। इतना तो बचाव किया जा तो सकता अभी है। ये बेकार चीज है वैसे? बेकार चीज है। अटैच बाथरूम? अटैच बाथरूम कोई अच्छी चीज नहीं है। ओके। हमने उसमें गंद डाला, डेली 24/7 हमने उसमें गंद डाला, ठीक है, और साथ में ये हमारा बेडरूम है। जब हम सोते हैं तो वो गैसेस हमारे तक भी पहुंचती हैं, हमें जो बीमारी आती है उनकी वजह से भी आती है। समटाइम्स तो लोगों के जो टॉयलेट्स होते हैं वहाँ पर शाफ्ट भी नहीं होती, एग्जॉस्ट फैन भी नहीं होता, तो गैसेस कहाँ जाएंगी, उसकी गंदगी कहाँ जाएगी? वो घूम फिर के आपके बेडरूम तक भी आएंगी। जो आप रात को 8-10 घंटे सोते हो तो उसका इम्पैक्ट आपकी बॉडी पे भी आएगा। तो पहले के ज़माने में बाहर जाते थे, फिर घर के कॉर्नर में आया टॉयलेट। सोचना ही इम्पॉसिबल है ये कि बेडरूम में टॉयलेट नहीं है, ये आज बाहर की जाना आलकस। देखो मैं खुद मानता हूं कि आज की डेट में ये संभव नहीं है कि बेडरूम से दूर बनाया जाए टॉयलेट, संभव ही नहीं है। हमें वक्त के साथ चलना पड़ेगा। और भी बहुत सारी चीजें हैं सर, थोड़ी प्राइवेसी भी है। प्राइवेसी भी है, देखो पॉसिबल नहीं है, इतनी ठंड होती है, रात को उठ के दूर जाना संभव नहीं है। बुजुर्ग लोग हैं, उनके लिए भी बड़ी दिक्कत की बात है, संभव नहीं है। लेकिन हम कुछ प्रिकॉशन ले सकते हैं ताकि वो नेगेटिविटी कम हो जाए। जैसे कि आप टॉयलेट के अंदर साफ सफाई ज़्यादा रखें। ओके। WC यूज़ करने के बाद उसका ढक्कन लगा के रखें। ठीक है। ठीक है, और उसके अंदर एग्जॉस्ट फैन ऐसा होना चाहिए कि जैसे ही आप लाइट ऑन करो एग्जॉस्ट फैन ऑन हो जाए, ताकि उसकी गैसेस बाहर निकल जाए। ये ऐसे छोटे छोटे काम करके हम अपनी लाइफ आसान बना सकते हैं। ठीक है। तो ये हमें काम करने चाहिए, इससे फ़ायदा होता है। मतलब थोड़े बहुत सॉल्यूशन अपनी लाइफ में हो सकते हैं। देखो हर जगह गुंजाइश होती है। आज हमें ज़माने के साथ चलना है। आज मैं कह दूं कि बेडरूम के साथ टॉयलेट नहीं बनाना है, कोई मानेगा ही नहीं, कोई मानेगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो मुझे ज़माने के साथ चलना होगा। मैं ये कहूँगा कि यहाँ खूब साफ सफाई रखो, ठीक है, और WC यूज़ करने के बाद ढक्कन बंद करके रखो, एग्जॉस्ट फैन रखो, फ्रेगरेंस होनी चाहिए, थोड़ा सा प्लांट रख लो एक आधा छोटा, ताकि वहाँ नेगेटिविटी ना हो। इतना तो काम हम कर ही सकते हैं। तो ऐसे करके भी हम अपने आप को बहुत हद तक प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कलर्स का कितना मैटर है सर? कलर्स का बहुत बड़ा रोल है वास्तु के अंदर। कलर एज ए ट्रीटमेंट हम यूज़ करते हैं कलर्स, क्योंकि हर दिशा का कलर अलग अलग होता है। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में आपका रूम है सपोज, अभी आपने मेरे को बताया, इसीलिए यहाँ पे आते ही पहले मेरा ब्लू ही कलर था। हाँ, लेकिन क्या था ना, हमारे सारे जो प्रोडक्शन टीम है इनका डार्कर चाहिए, थोड़ा सा वो वाइब नहीं आ रही है। तो हम उस वक्त क्या है, बैटमैन वाली थीम बनाने के लिए बस ये देखो उसको बेटर करने के लिए हम वास्तु को इग्नोर कर देते हैं। तो अगर आप वास्तु को साथ लेकर चलोगे ना तो आपका फायदा होगा। नॉर्थ ईस्ट वाला आपका रूम है, अभी आपने वहाँ पर रेड फैमिली कलर कर रखा है, सोफा इतना बड़ा लगाया है। हाँ जी। उसमें पूरा आपने कॉपर कलर टाइप सोफा है जो कि रेड ये फैमिली, ये वाला कलर है, यस यही कलर है। हाँ जी। तो ये रेड फैमिली का ही कलर है। फिर आपकी वॉल पे जो आपने लगा रखा है वो प्रॉपर ब्राउन कलर है, तो वहाँ पर वो वाटर एलिमेंट है, नॉर्थ ईस्ट वाटर एलिमेंट जोन है। ठीक है। तो वहाँ पर पानी के संबंधित ही कलर्स होने चाहिए। आप वहाँ पर वाइट, ऑफ वाइट, क्रीम कर सकते हैं, पिस्ता कर सकते हैं, ग्रीन कर सकते हैं, बेज जो है लाइट क्रीम, डार्क क्रीम कर सकते हैं, न्यूट्रल कलर कर सकते हैं। लेकिन रेड फैमिली कलर्स लाइक रेड, पिंक, मैरून, चेरी, चॉकलेट, ये कलर नहीं होने चाहिए वहाँ पर। ठीक है। तो इनसे बचना चाहिए। और ये कलर किधर की साइड ज्यादा? ये जो अग्निकोण होता है हमारा साउथ ईस्ट, यानी कि साउथ ईस्ट में अग्निकोण में रेड फैमिली से रिलेटेड ही कलर यूज़ करने चाहिए, वहाँ पर ब्लू ब्लैक यूज़ नहीं करना चाहिए। तो ऐसे हर दिशा की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, अपने अपने कलर्स का रोल है। तो अगर आप सेकंड क्या कर सकते हैं, जैसे हम नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट की भी बात कर रहे हैं कि बेडरूम के साथ तो आज हमें बनाना ही पड़ेगा, तो अगर ये कलर्स भी आप एज पर वास्तु यूज़ करेंगे तो वो भी आपको बेनिफिट देंगे पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करने के लिए। ठीक है सर, मेरे दिमाग में एक है ना, अभी आपसे बात करते करते एक बात क्लिक हुई कि वास्तु का जैसे रोल है, ये बिल्डर फ्लोर्स बन रहे हैं, ये बन रहे हैं, मेरे ख्याल से तो यहाँ पर
कौन ही सोचता है इसके बारे में, वास्तु के बारे देखिए आज की डेट में कुछ बिल्डर्स जो है बनाना शुरू कर दिया है फ्लोर्स एज पर वास्तु अभी भी, लेकिन ये मैं कहूंगा कि सब में? लोग बहुत बना दूर रहे हैं। दूर तक, मतलब मैं तो अपनी फैमिली में भी दूर दूर तक अगर याद करूं, चाचा फूफा, कोई है ही नहीं जिसने कभी वास्तु के बारे में सोचा है, फिर वास्तु को इतनी इंपॉर्टेंस दी है। और दिमाग में भी आता है कि वास्तु खर्चा। हाँ देखो बिल्डर की सोच पता क्या होती है? हाँ जी। पहली सोच है उसकी कि अगर मैं वास्तु के चक्कर में पड़ूंगा मेरा नक्शा अच्छा नहीं बनेगा। पहली सोच उसकी यही है। और ये कितने हद तक सही रहेगा वैसे? ये पूरे हद तक सही नहीं है। मैंने आज तक बहुत सारे घर फैक्ट्रीज एज पर वास्तु बनाई है और नक्शा बहुत बेहतरीन निकल के आता है। जो क्लाइंट है उसकी रिक्वायरमेंट भी फुलफिल होती है, आर्किटेक्चर जो फार्मूलाज है वो भी फिट बैठते हैं, वास्तु के फार्मूलाज भी फिट बैठते हैं, हर चीज़ बैलेंस में हो जाती है। ये हमारी एक सिर्फ सोच है कि अगर मैं वास्तु के चक्कर में पड़ूंगा तो नक्शा अच्छा नहीं बनेगा। ये गलत है। आप एटलीस्ट बिल्डर्स जो है एटलीस्ट इतना करना चाहिए, क्योंकि आपने बना के वहाँ से चले जाना है। जो परिवार आएगा वो भुगतेगा, ठीक है। और बिल्डर को ये लगता है कि मुझे तो यहाँ रहना नहीं, मेरा माल बिकता है, मैं क्यों वास्तु के चक्कर में पड़ूं। सिंपल सी बात है। जैसे अगर कोई नॉर्मल बंदा भी ये करवाता है तो मेरे हिसाब से जो एक मिडिल क्लास फैमिली है वो कितना अफोर्ड कर पाएगी, आपको लगता है वास्तु को? देखिए बात अफोर्ड की तब आती है जब आदमी परेशान हो चुका होता है चारों तरफ से। उससे पहले वो वास्तु में नहीं जाता। जब बहुत अच्छी गाड़ी चल रही होती है ना, कोई वास्तु नहीं सोचता होता, ही नहीं है इस बारे में। कोई सोचता नहीं है। उसको लगता है मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, मैं ही हूँ। वो मैं आ जाती है बीच में। और जब बुरा वक्त आता है हाँ जी। और चारों तरफ से गिर जाते हैं, फिर वास्तु भी याद आता है, फिर एस्ट्रोलॉजी भी याद आती है, फिर न्यूमरोलॉजी भी याद आती है, फिर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज भी याद आती है, फिर सारी याद आती है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। है ना? तो आदमी वास्तु की तरफ जाता है, उससे पहले नहीं जाता है। बिल्डर भी कब हमारे पास आएगा? जब उसका माल नहीं बिकेगा, जहाँ उसकी साइड पे अनवांटेड प्रॉब्लम्स बैक टू बैक आएंगी। लेकिन सुधार कहाँ हुआ है? जो लोग फार्म हाउस बना रहे हैं वहां पर बहुत बड़ा सुधार हुआ है। मैंने बहुत सारे फार्म हाउस बना रहा हूं आज की डेट में, पहले भी बनाए, अब उसकी डिमांड बढ़ती चली जा रही है। मैं बिल्डर फ्लोर की बात मैं अगर करूं तो वो लोग अभी इतना इन्वॉल्व नहीं हुए। बिल्कुल सही कह रहे हो। लेकिन फार्म हाउसेस जो बन रहे हैं उसमें बहुत इंप्रूवमेंट आया। वो लोग वास्तु का पूरा ध्यान रख रहे हैं। होटल लाइन में रखा जाता है काफी? होटल लाइन में भी कम है, बैंक्वेट में, होटल लाइन के अंदर अभी कम है। मैंने बोला ना, जब तक आदमी चारों तरफ से परेशान नहीं हो जाता तब तक वो वास्तु एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी में नहीं आता। अब मेरे दिमाग में क्योंकि क्वेश्चन आया है, ये अभी हम भी एक रिजॉर्ट बना रहे हैं और एक अभी मेरी बनाने की तैयारी है पीलीभीत के अंदर। ओके। तो क्या फर्क पड़ता है लोगों की क्लाइंटेज, मतलब मेरे को, जैसे मैं तो धंधे के लिए बना रहा हूँ, बिल्कुल, तो धंधे पे फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। देखिए पहली बात, जब आप बिना वास्तु के बना रहे हैं, चांसेस है वहाँ अनवांटेड प्रॉब्लम्स आए। यानी कि एक बार क्या किस्सा हुआ था, हाँ जी। छतरपुर के अंदर मेरे एक नॉन घर बना रहे थे किसी के लिए। ओके, तो मेरे से संपर्क से पहले उन्होंने वास्तु फॉलो नहीं किया। वो जो इंसिडेंट अभी जो बताने जा रहा हूँ उस होने के बाद ही मुझे उन्होंने इनवाइट किया। हुआ क्या, स्ट्रक्चर खड़ा हो गया था, लेबर वहाँ काम कर रही थी, लेबर का बच्चा भी था, बिल्कुल छोटा सा। वो रेंगता रेंगता टॉप फ्लोर से नीचे गिर गया और मर गया। और वो जो बिल्डर था उसके ऊपर परेशानी आ गई, कंस्ट्रक्शन साइट रुक गई, लेबर ने डिमांड की, उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। जो परेशानी हुई वो साइट रुक गई उनकी। तब उन्होंने फील किया कि कुछ गड़बड़ है, वास्तु ही गड़बड़ थी। वास्तु गड़बड़ है। तो फिर उन्होंने मुझे बुलाया कि सर ऐसा ऐसा इंसिडेंट हुआ, देखो क्या है। तो काफ़ी सारे वहाँ वास्तु डिफेक्ट थे और जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन भी थी। वो सारा मैंने फिर उसको क्योर किया और उसके बाद उनका मामला जब सुलटा, फिर दोबारा कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई और फिर वो कंप्लीट हो गया। वो सर ये जो आपने वर्ड बोला ना, जियोपैथिक लाइन, स्ट्रेस, हाँ जी, स्ट्रेस लाइन, हाँ जी, ये बहुत बार मैंने सुना है कई रील्स में। इसको थोड़ा सा आप एलिब्रेट करो ताकि लोगों समझ पाए कि है क्या ये। सिंपल भाषा के अंदर जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन क्या है? ज़मीन के नीचे से कुछ नेगेटिव एनर्जीज आती हैं और हमें पता है ज़मीन के नीचे पानी है, टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, लावा है, मिनरल्स है, बहुत कुछ है ज़मीन के नीचे। ठीक है। और आज की डेट में हम लोग हाई राइज कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, अंडरग्राउंड मेट्रोज जा रही हैं, अंडरग्राउंड सीवर सिस्टम बन रहे हैं, पहाड़ कट रहे हैं, पेड़ कट रहे हैं। आपने देखा होगा मेट्रो की एक बहुत बड़ी टनलिंग मशीन ज़मीन के नीचे जाती है और कई किलोमीटर बाहर
बाद बाहर निकलती है। तो क्या होता है, ज़मीन के नीचे जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उसमें फ्रिक्शन आता है, उसमें डिस्टर्बेंस होती है वहाँ पर। ओके, ठीक है। हाँ। और वहाँ पर पानी भी है, तो वहाँ पर एक करंट के फॉर्म में एनर्जी पैदा होती है, वो ऊपर आ जाती है, अर्थ पे हिट करती है जाके। और हमारी अर्थ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से घिरी हुई है, और जब अर्थ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाता है, वहाँ पर ये एनर्जीज ऊपर हिट करती हैं और लाइन के फॉर्म में ट्रैवल करती हैं और अर्थ पे ऐसा ग्रिड बना देती हैं। ठीक है। और जो गैजेट है, इस गैजेट से हम चेक करते हैं कि वहाँ स्ट्रेस लाइन है कि नहीं। इसका नाम है जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन। बीच में स्ट्रेस वर्ड यूज़ किया, जिसने भी इसका नाम रखा। ठीक है। तो मतलब ये स्ट्रेस लाइन स्ट्रेस देने वाली है। समझ तो गया। स्ट्रेस किस फॉर्म में देती हैं? ये हेल्थ के प्रॉब्लम में स्ट्रेस देती हैं, और बिजनेस प्लेस में भी ये स्ट्रेस देती हैं काम धंधे को लेकर। समझ गया। तो ये इनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। समटाइम्स मैंने ये भी देखा है, वास्तु जो करते हैं हम अर्थ के ऊपर ऊपर करते हैं। दिस इज कॉल्ड डायरेक्शनल वास्तु। ये नीचे से आ रही हैं, ये एनर्जीज इतनी पावरफुल हैं, ऊपर वाला वास्तु भी कई बार हमारा फेल हो जाता है, ये इतनी पावरफुल होती है। और ये भी देखा गया है कि जिस घर के अंदर स्ट्रेस लाइंस हैं और नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट है, वहाँ पर कैंसर का केसेस होता ही होता है वहाँ पर। ठीक है। तो ये पावरफुल चीज़ है। ये बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चंस आए हैं दिमाग में, एक करके पूछता हूँ आपसे। सबसे पहले तो मेरे को जो वास्तु अभी तक समझ में आया है, जो कि मेरे को बिल्कुल मतलब जीरो भी नहीं था वास्तु का, समझ में आया, तो ये एक विद्या है और ये ऐसे काम करती है, कोई ऐसे मतलब इसके पीछे टोने टोट के नहीं है, एनर्जीज के फॉर्म में काम करती है ये। ठीक है। क्योंकि 5 एलिमेंट्स हमारे होते हैं, उन्हीं को हम लोग बैलेंस करते हैं, चाहे वो रेजिडेंशियल हो चाहे कमर्शियल हो। तो नेगेटिव एनर्जी हटा के अपन उसको न्यूट्रल करके वहां पे पॉजिटिविटी डालने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल यही है। ओके, यही है। और दूसरा कोशिश करते हैं कि वहाँ क्रॉस वेंटिलेशन अच्छा हो जाए। ठीक है। नई बिल्डिंग जब बना रहे हैं तो आपके स्पेस का भी ध्यान रखें कि प्रॉपर साइज मिले आपको। ठीक है। तो उससे क्या कंफर्टेबल लाइफ हो जाती है आपकी। दूसरी बात सर, जब आपने बताया कि जमीन के नीचे से वो रेज निकलती है, फिर एनर्जीज निकलती है, बेसमेंट कितना खतरनाक है? बेसमेंट देखिए, रहने के लिए रेजिडेंशियल के नीचे, कमर्शियल में आज की डेट में लोग बना रहे हैं। हाँ जी। वो फिर भी बना सकते हो आप, लेकिन रेजिडेंशियल के लिए मैं मना करता हूँ। कमर्शियल में इसलिए ओके कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर आपने 8 घंटे काम करना है, फिर चले जाना है। ठीक है। ठीक है। और वो भी बेसमेंट वो वाली जिसमें थोड़ी सी नेचुरल लाइट भी आ रही है और थोड़ा सा लाइटिंग अच्छी है उसकी, तो वो ओके है। बाकी बेसमेंट में भी वास्तु के रूल्स है, तो वास्तु के अकॉर्डिंग जो बेसमेंट परचेज करता है जब बनाता है तो फिर भी वो सेफ है। लेकिन घर के नीचे बेसमेंट नहीं बनानी चाहिए। उसका एक मेजर कारण है जो मैंने अभी तक पाया है, लोग बना तो लेते हैं, हाँ जी, लेकिन कई कई महीनों तक बेसमेंट में जाते ही नहीं है। दूसरा, उसको एज ए स्टोर यूज करते हैं। तीसरा, वहाँ पर लाइट तक नहीं ऑन होती, गंदगी रहती है। आप ये बात, जब लाइट ऑन नहीं होगी, गंदगी रहेगी, जाले लगेंगे, तो वहाँ पर डेड एनर्जी बनेगी और नेगेटिव फोर्सेस एंटर करने के पूरे चांसेस हो जाते हैं। तो जो अभी हम गूगल पे नेचुरल भी मैं एक दिन टाइप कर रहा था बैठा बैठा, जो आपने मेरे को जवाब दे दिया, भूत प्रेत कहाँ वास करते हैं? ये भूत प्रेत ऐसी जगह पे ही वास करते हैं जहाँ साफ सफाई नहीं होती, जहाँ पाठ पूजा नहीं होती, जहाँ नेगेटिविटी होती है, जहाँ बिल्कुल लाइट ऑन ही नहीं होती और नेचुरल लाइट भी नहीं आ रही। ठीक है। और होना क्या चाहिए, अगर आपने बेसमेंट बना भी ली है तो मेरा सजेशन ये रहता है, सॉल्यूशन इसका बता रहा हूँ। एक तो साफ सफाई रखो, ठीक है, जाले बिल्कुल नहीं लगने चाहिए। तीसरा, ज़्यादा लाइटिंग ज़्यादा से ज़्यादा, और वहाँ पर कुछ ना कुछ एक्टिविटी डेली हो। ओके। जैसे कुछ बच्चे खेलें वहाँ पर जाके 1-2 घंटे के लिए, वहाँ पर FM ऑन कर दो, म्यूजिक ऑन कर दो, TV ऑन करो। ठीक है। योगा जिम कुछ भी बना लो वहाँ पर, तो फिर वो डिस्टर्ब हो जाएगी एनर्जी, जो वहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी आपकी। ठीक है जी। तो वो वाली समस्या से आप बच जाएंगे। दूसरी बात मैंने आपको बताया, अभी ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे कि साइड में जब मैंने ट्रांसफर किया था ना, थोड़े दिन के लिए यहाँ पर काम चल रहा था, मन ही नहीं लगा कभी मेरा वहां पर बैठ के काम करने में। ओके। और दिमाग में कहीं ना कहीं क्लिक होती थी वो वॉल, लेकिन उसकी तरफ ध्यान ही नहीं गया कभी। राइट। बस ये मजा नहीं आ रहा यार। मजा ना आने का कारण आपने एंटी एलिमेंट कलर जो है वहां डाल दिया। जो अच्छा था कलर ब्लू, आपने पहले बताया ब्लू कलर ऑलरेडी था वहां। हाँ जी, तब मजा आ रहा था। ठीक है। और ब्लू को हटा के आपने रेड फैमिली कलर कर दिया तो मजा आना बंद हो गया, क्योंकि एंटी एलिमेंट कलर है। आपने पानी में आग ऐड कर दी। ठीक है। पानी का एलिमेंट है, आपने आग ऐड कर दी, तो आग और पानी का दोस्ती नहीं दुश्मनी है, तो वहाँ कन्फ्यूज़न पैदा होगी, क्रिएटिविटी नहीं आएगी, डल फील करोगे।
तो ग्रोथ नहीं आएगी आपकी। वास्तु ऐसे काम करता है। वास्तु ऐसा नहीं है वास्तु करवा लिया छप्पड़ फटेगा और सब ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये एनर्जीज ऐसे काम करती, एनर्जीज का इम्पैक्ट हमारे ब्रेन पे आता है, वहाँ से हम सही डिसीजन लेते हैं, पॉजिटिव फील करते हैं, पॉजिटिव थॉट्स आते हैं, काम करने का इच्छा होती है कि काम करें, नहीं तो डल हो जाएगा, काम करने की तभी इच्छा वो नहीं होगी। एनर्जी हम आगे ट्रांसफर करेंगे और वही चीज मिलेगी। ये है फर्क वास्तु का। मैनिफेस्टेशन भी ऐसे ही काम करता है वैसे देखा जाए तो। मैनिफेस्टेशन भी ऐसे, लेकिन आपकी जगह अच्छी होगी तभी तो वहां बैठ पाओगे। बिल्कुल सही वहां बात है। आप बैठ के आपका मन ही नहीं करेगा बैठने में, डल फील करोगे, नेगेटिव थॉट्स आएंगे, तो मैनिफेस्ट कैसे होगा? हो ही नहीं पाएगा वहां पर। अब जैसे कि बहुत सारे लोग घर बनवाते वक्त ध्यान रखें राइट। कि वास्तु ऐसा होना चाहिए या फिर ऐसा होना चाहिए, लेकिन जिन्होंने बनवा लिए हैं कितने परसेंट चांसेस हैं कि वो कितने 100% तो वो हो नहीं पाएगा मेरे ख्याल से, क्या कितने परसेंट तक वो हो सकता है? देखो आज की डेट में 85 to 90% बिल्डिंग्स एज पर वास्तु हम क्योर कर देते हैं। बहुत सारे ट्रीटमेंट्स आ गए हैं, मुझे 25 साल हो गए इसमें प्रैक्टिस करते हुए, तो बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, बहुत पावरफुल सॉल्यूशंस हैं, जिससे हम पॉजिटिव एनर्जी ऐड कर देते हैं और नेगेटिव कहीं वो सॉल्यूशन वही तो नहीं है जो हम रील्स में देखते हैं आजकल, वो टॉयलेट सीट्स के इधर टेप लगाना या फिर ऐसा कुछ? नहीं, वो सॉल्यूशन मैं बिल्कुल नहीं देता। देखो टेप अपने आप में ठीक है, आप टेप लगा सकते हो, लेकिन टेप क्या है, टेप के चारों तरफ गंदगी जमा हो जाती है, और टेप भी एक प्लास्टिक का रोल अदा करती है। उसके पीछे टेप लगाने के देखो साइंस सिर्फ उसका रोल है कलर का, कलर ट्रीटमेंट देना। ओके 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 रेड कलर की लगा दो, पीले रंग की लगा दो, लाल रंग की लगा दो, या हरे रंग की लगा दो, तो उससे बेटर है अगर टेप लगानी है ना, टेप से बेटर है पेंट कर दो, 4 इंची चौड़ा पेंट कर दो, ठीक है ना? सही कह रहे हो। पेंट अगर डल हो गया तो दोबारा 4-6 महीने बाद दोबारा पेंट कर दो, वो काम करता है। वो काम फिर भी करेगा, क्योंकि आपने कलर ट्रीटमेंट दे दिया, आपने कलर ट्रीटमेंट दे दिया। लेकिन मेरे पास उससे भी ज़्यादा पावरफुल सॉल्यूशंस हैं जो मैं करता हूं, और उससे काफ़ी लोगों को रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। सर जैसे कि अब आपने मेरे को बताया कि हम ये चीज़ बिल्कुल भी अंधविश्वास नहीं फैलाना चाहते, जो मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि किसी घर के अंदर अगर बहुत ज़्यादा भूत प्रेत नेगेटिविटी एनर्जी है तो 100% सॉल्यूशन उसका वास्तु में नहीं है। वास्तु में नहीं है। वास्तु में नहीं है। अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपके यहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही है या उसका बहुत समस्या है उसकी, और मैं वास्तु करके उसको ठीक कर दूंगा, तो ये बिल्कुल गलत है। ओके। वास्तु पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकता। हाँ, हल्की फुल्की कोई नेगेटिविटी है वो निकल जाएगी, वो हवन करने से भी निकल जाती है, वास्तु के हम जो रेमेडीज़ करते हैं उससे भी निकल जाती है। लेकिन कोई ऐसी जगह है वहाँ पर मल्टीपल स्पिरिट्स हैं, बहुत सारी आत्माएं हैं, तो उसको आप कहोगे वास्तु ठीक कर देगा, नहीं करेगा। मैं लोगों को आज भी बता रहा हूँ, इस चक्कर में ना पड़े, ठीक है? मेरे को जो ठीक लगता है मैं वही बोल रहा हूँ, और जो मैंने प्रैक्टिकल किया है वही बोल रहा हूँ। मैं वास्तु की फील्ड में हूँ, ऐसे इंसिडेंट मेरे साथ भी हुए हैं, इसलिए मुझे पता है कि वास्तु इस चीज को ठीक पूरी तरह से नहीं कर पाएगा। चलो ठीक है, लेकिन अगर घर बनाते समय वास्तु का 100% ध्यान रखा जा रहा है तो फिर क्या चांसेस है कि उस घर के अंदर नेगेटिविटी कम से कम आएगी, या फिर ऐसे केसेस आने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे? बहुत ब्राइट चांसेस हैं, बहुत ब्राइट। अगर आपने एज पर वास्तु घर बना लिया, उसका एनर्जी लेवल ही अलग होगा, घर आपको खींचेगा, घर जाना है, घर में मन लगेगा, गेस्ट आएंगे। तो फिर तो सर मेरे को ये ऑफिस में कराना पड़ेगा, क्योंकि मेरे जैसा बंदा तो घर पे रहना ही नहीं चाहेगा। मैं तो, आप ट्रस्ट नहीं करोगे, मैं घर भी जाता हूँ मुश्किल से 5 घंटे 5.5 घंटे बस, बिल्कुल सोने के लिए, उसके अलावा जाते नहीं नहीं। देखो वास्तु के अकॉर्डिंग अगर जब आपने घर बनाया, जब ऑफिस बनाया ना, वो जगह आपको खींचती है, बुलाती है, ठीक है, मन लगता है। आपके अगर गेस्ट भी आएंगे ना तो घंटों बैठ के जाएंगे, वो कहेंगे पता नहीं क्या है इस जगह के अंदर, उठने को मन नहीं करता। ओके। क्योंकि वहां पर पॉजिटिव एनर्जी बहुत आ जाती है। इसका मैं पैरेलली आपको एग्जांपल देता हूं। सपोज आप हो, आपके अंदर अगर इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, और बाहर है कोविड, तो आसानी से कोविड का अटैक आपके ऊपर नहीं आएगा। इसको ऐसे समझो आप। तो आपकी जो बॉडी है, वैसे ही हम बिल्डिंग को एक बॉडी मानते हैं, इसके अंदर इतनी जबरदस्त एनर्जीज पैदा हो जाती हैं कि नेगेटिव एनर्जी इसके ऊपर आती ही नहीं है, जब तक आप बिना वजह कोई पंगा ना करो, उससे पहले नहीं आएगी, ठीक है? बिना वजह के कारण और बहुत सारे हैं। हाँ जी। कि आपने कोई चीज ऐसी ले आए, कंकाल ले आए, ठीक है, उस पे आपने कुछ प्रयोग किया, ओके, तब तक कुछ नहीं होता।
ठीक है, उससे पहले आपके घर में सुख शांति बहुत रहेगी। जबरदस्ती अगर कोई चीज घर खींच के लाओगे तो ठीक है, तो उसमें चांसेस है वो जो पॉजिटिव एनर्जी है आप नेगेटिव में कन्वर्ट कर दोगे। सर मैंने वास्तु की इंपॉर्टेंस ही जब समझी है, जब मैं वहां पर बैठना शुरू किया। आपने शायद वहां पर बैठ के नोट नहीं किया होगा, हमने वहां पर 3 ट्यूबलाइट लगा रखी है बड़ी बड़ी। जी। पहले एक लगाई थी, पता नहीं यार अंधेरा ही रहता है यहाँ पर, 2 लगाई तब भी अंधेरा है। अभी भी मैं वहां पर बैठता नहीं हूँ, वहां पर सिर्फ स्टाफ बैठ के काम करता है, मेरा सिस्टम यही रखा हुआ है, आप देखो। ओके, मैं यही बैठता हूँ। देखो उस कमरे के अंदर भी हम करीब 1 घंटा बैठे, हाँ, इस कमरे में बैठे, दोनों में बहुत फर्क है, दोनों में बहुत फर्क है। क्योंकि वहां पर आपने गलत ट्रीटमेंट किया हुआ है, गलत जो है सोफा के कलर लगा रखे हैं। ठीक है। यहाँ पर फिर भी थोड़ा बैलेंस है, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी ज़्यादा है, वहाँ पर नेगेटिव एनर्जी अभी भी है। ये नेगेटिव एनर्जी का ये मतलब नहीं है कि वहाँ पर कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी की एनर्जी है, ये भी लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। मैं इसी बात पे आने वाला था। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि जिसको हम बहुत बार हॉन्टेड हाउस या फिर समझते कि यहाँ पर भूत, तो कहीं वो वास्तु की वजह से ही उसका डिजास्टर तो नहीं? अगर आप वास्तु के प्रिंसिपल को नहीं फॉलो कर रहे हो तो वो वास्तु के जो अकॉर्डिंग घर आपने नहीं बनाया वहाँ डिजास्टर भी होते हैं। जैसे कि आप मकान बना रहे हो, वो वास्तु बिल्कुल फॉलो नहीं करते, कहते मैं नहीं मानता वास्तु, राइट। तो आपने क्या किया, साउथ फेसिंग जानबूझ के घर लिया, साउथ वेस्ट की एंट्री ली, साउथ ईस्ट में बोरिंग की, साउथ ईस्ट में अंडरग्राउंड वाटर टैंक किया, नॉर्थ ईस्ट में जानबूझ के आपने टॉयलेट ली और नॉर्थ ईस्ट में पानी की टंकियाँ रखी, और साउथ वेस्ट में आपने अंदर किचन ले ली। तो सारे वास्तु के रूल्स के अगेंस्ट आपने घर बनाया, तो वहाँ पर नेगेटिविटी आएगी, नेगेटिव थॉट्स आने शुरू हो जाएंगे, नेगेटिव लोग आएंगे, नेगेटिव चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी। तो जब नेगेटिव वो फिर मल्टीपल नेगेटिव हो जाता है, फिर इम्पैक्ट्स उसके आ जाते हैं। मेरे सर दिमाग में एक बात चल रही है, आपको ना जरूर विजिट करनी चाहिए 2 जगह। कहाँ? एशिया नंबर 1 हॉन्टेड प्लेस है भानगढ़ फोर्ट, सुना होगा भानगढ़ फोर्ट मैंने सुना हुआ है। और एशिया की नंबर 2 है कुलधारा। ओके। पूरा का पूरा गांव अबेंडेंट है। और आप ट्रस्ट करोगे, मैं एक सर्टिफाइड पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हूं। मैंने भानगढ़ में 3 रातें और 2 रातें कुलधारा में बिताई हुई है। अच्छा। कुछ भी नहीं है वहां पर पैरानॉर्मल जैसा। ओके। तो एक वास्तु एक्सपर्ट को जरूर देखना चाहिए कि क्या ऐसी रीजन रहेगी वो पूरी की पूरी जगह तबाह हो गई। बिल्कुल, वो स्टडी करके पता लगाया जा सकता है। देखो, और कितनी % पॉसिबिलिटीज है इस चीज की? बहुत पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि तबाह होने के पीछे वास्तु भी है, जियोपैथी भी है और पैरानॉर्मल भी है, सिर्फ एक चीज नहीं है। ठीक है। तबाह होने का आज की डेट में जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन का भी उतना ही बड़ा रोल है। ठीक है। तो जब आप वास्तु के प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट भवन बनाएंगे तो ऐसी चीजें अपने आप ही आनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि वास्तु के अकॉर्डिंग जो घर बनाया है उसका एनर्जी लेवल कुछ और होगा, एंटी वास्तु कुछ और होगा। तो जिस फ्रीक्वेंसी पे आप हो वैसे वैसे लोग आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। और इसकी कितनी % चांसेस है, जैसे कि वास्तु के अकॉर्डिंग कोई घर बनाया गया है, वो इतने साल तक उसका स्ट्रक्चर टिका रहेगा, और जैसे कि महल कई सारे हैं जो अभी आप बता रहे हो कि लाल किला कितने सालों से, वास्तु का कितना बड़ा रोल है इस चीज के अंदर? वास्तु का बहुत बड़ा रोल है, मैं बता तो रहा हूं, वास्तु का बहुत बड़ा रोल है। वास्तु के अकॉर्डिंग आपने घर बना लिया, वो तब तक पॉजिटिव एनर्जी देता रहेगा जब तक उसका सराउंडिंग में कोई चेंजेस नहीं आ जाती। अब वास्तु का आपको थोड़ा सा और बताता हूं। आपने ये सोच रखा है कि वास्तु का मतलब सिर्फ मेरी एक बिल्डिंग या मेरा एक घर। हाँ जी। लेकिन वास्तु के साथ साथ आपको सराउंडिंग भी देखना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं कि जी हम 40 साल से इस घर में रह रहे हैं, बहुत बढ़िया चल रहा था, अब पिछले कुछ सालों से बहुत ज़्यादा परेशानी आ गई। पहले आपका घर रोड लेवल से ऊपर था, अब आपका घर रोड लेवल से नीचे चला गया है। सराउंडिंग का इम्पैक्ट। पहले आपके घर के सामने ट्रांसफार्मर या बिजली का पोल नहीं था, वो गवर्नमेंट ने लगा दिया। ठीक है। तो ऐसे सराउंडिंग का इम्पैक्ट आता, बहुत बड़ा सराउंडिंग का इम्पैक्ट आता है। आपके घर के छत के ऊपर पहले टावर नहीं था, इंटरनेट वाला, मोबाइल वाला, अब आ गया। हाँ। आपके घर के आसपास आधे 1 किलोमीटर पे शमशान घाट बन गया जो पहले नहीं था। ठीक है। तो ऐसे सराउंडिंग 20 गांव के एक शमशान घाट हुआ करते थे पहले। यस। तो ऐसे सराउंडिंग का भी इम्पैक्ट आता है। आपका घर इतना था, आप सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे, आपके घर में सिर्फ एक ग्राउंड फ्लोर था और टेरेस था ऊपर, और दोनों साइड में बिल्डर ने घर परचेज करके पूरी बिल्डिंग खड़ी बना दी, आपका बना दिया सैंडविच, उसका भी इम्पैक्ट आएगा।
आपके घर में नेचुरल लाइट पहले पूरा डायरेक्ट सुबह उठते ही घर के अंदर आती थी, वो बंद हो गई, उसका भी इम्पेक्ट आएगा। सराउंडिंग का भी बहुत बड़ा रोल है वास्तु के अंदर। तो वास्तु के अंदर हम पहले तीन प्रकार का वास्तु देखा जाता था। ठीक है जी। गांव का वास्तु यानी कि नगर का वास्तु यानी कि एरिया का वास्तु। ठीक है। उसके बाद सराउंडिंग वास्तु, आपके प्रीमाइसेस के आसपास का वास्तु। उसके बाद पर्टिकुलर आपकी प्रीमाइसेस का वास्तु। ओके। तो आजकल हम जो करते हैं पर्टिकुलर आपकी बिल्डिंग का वास्तु और सराउंडिंग का वास्तु आसपास देखते हैं जरूर है। हाँ जी। कि रोड टक्कर तो नहीं मार रही, आसपास कोई शमशान घाट तो नहीं है, मोबाइल टावर तो नहीं है, गंदगी तो नहीं है, कूड़ादान तो नहीं है। वो सारा हम आसपास सर्वे करते हैं कि आपको अगर प्रॉब्लम आ रही है तो इसके पीछे और क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो पूरा सर्वे करके उसके बाद हम सोल्यूशन देते हैं कि ऐसा। लेकिन सॉल्यूशन निकल सकते हैं काफ़ी हद तक आज की डेट में हमारे पास बहुत सॉलिड सोल्यूशन है जिससे आराम मिलता है लोगों को। घर बनाने से पहले तो ठीक है, क्या जमीन खरीदने से पहले भी एक बार वास्तु कंसल्टेंसी लेनी चाहिए? आपको बहुत लगता है? अच्छा क्वेश्चन आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन। जो लोग मेरे साथ पिछले 25 साल से जुड़े हुए हैं वो बिना प्लॉट दिखाए घर लेते ही नहीं है। सर मुझे फिर आपको दिखाना पड़ेगा। बिल्कुल, मैं सबको सजेस्ट करता हूँ क्योंकि देखो आज की डेट में प्लॉट खरीदना आसान नहीं है, पहली बात। और अगर आप गलत प्लॉट में फंस गए आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। क्यों? अगर हम रेजिडेंशियल प्लॉट की बात करें तो वहाँ हो सकता है कि उसके पास में नाला हो। सर नहर ही है उसके सामने, नहर है, पूरी नहर जा रही है। नहर जा रही है। हाँ जी। नहर का भी इम्पैक्ट आता है, नाले का भी इम्पैक्ट आता वहाँ है। नहीं लेना चाहिए। उसके आसपास इन चीज़ों का हाई टेंशन वायर भी जाती है, तो उस ऐसी आसपास चीज़ों पे नहीं लेना चाहिए। आदमी को जब ज्ञान नहीं होता ना, वो कह रहा है सस्ता मिल रहा है ले लो। मैं भी यही सोच रहा था। तो ऐसा सर फर्क इतना है कि 18 लाख रुपए बीघा नाले के पास है और 40 लाख रुपए बीघा दूर है। हाँ जी। ठीक है, तो यही फर्क है क्योंकि वो नाले की जो गैसेस हैं वो आपके घर में नाला नहीं है, नहर है प्रॉपर। नहर का भी देखो, नहर का भी वास्तु के अंदर फ्लो का बताया गया है। अगर नहर का फ्लो वेस्ट टू ईस्ट है तो वो एरिया प्रॉस्पर हो जाएगा। अगर साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट है तो वो एरिया प्रॉस्पर हो जाएगा। साउथ टू नॉर्थ है तो एरिया प्रॉस्पर हो जाएगा। अगर उसका बहाव उल्टा है तो उसका उस एरिया पे भी असर आता है। ये तो हुई नहर की बात। अब बात करते हैं नाले की। नाला अगर आसपास है तो जब हवा चलेगी वो गैसेस आपके घर को पास करेंगी। सबसे पहले आपके घर के एसीज खराब होंगे, एसी फ्रिज ये सारे खराब हो जाएंगे। फिर उन गैसेस का इम्पैक्ट आप पे, आपके परिवार पे आएगा, वो हमारी बॉडी में जाएंगी। ठीक है, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट, हम बीमार पड़ेंगे, फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, फिर नुकसान होगा। क्या बात है। तो वास्तु का ऐसे हमें जो है सर्वे करना चाहिए लैंड परचेज करने से पहले। अगर हम कमर्शियल लैंड की बात करें तो कमर्शियल लैंड पे ख़ास तौर पे अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूं तो बहुत सारी दिल्ली में ऐसी जगह है जहां पर पीर बाबा का वास होता है और कुछ लोग कहते हैं कि हम नहीं मानते। तो जबकि वो एरिया सर्वे करके उनका स्थान बना देना चाहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो जगह प्रॉस्पर करती है। ये मैं किस यहाँ पे बोल रहा हूँ, मेरे साथ एक्सपीरियंस हुए हैं। ये ऐसे आपके साथ ऐसे एक्सपीरियंस हुए हैं जिन लोगों ने पीर बाबा का थोड़ा सा स्थान बना दिया है और अपना काम कर रहे हैं। हाँ, साफ सफाई वहाँ रख रहे हैं तो उनका अच्छा फ्लरिश हो रहा है। और जो कहते हैं नहीं ख़त्म करो यहाँ से, तो उनको फिर नेगेटिव इम्पैक्ट भी झेलने पड़े हैं। अभी हम एक मनाली में जगह देख रहे थे और समझ नहीं आ रहा था कि मनाली से इतनी पास ये जगह इतनी सस्ती क्यों मिल रही है। वो तो बस भला हो, वहाँ के एक ग्राम पंचायत के एक बंदे थे और उन्होंने हमें इतनी अच्छी बात बताई है। कह रहे आप ये क्या सोच रहे हो, आपको इतनी सस्ती ज़मीन क्यों मिल रही है? कह रहे 15 साल बाद पहाड़ बिल्कुल जर्जर होगा, खिसक रहा है धीरे धीरे, 15 साल बाद 20 साल बाद उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। माय गॉड, ये भी एक स्कैम है सर। ये स्कैम है जो आजकल लोगों के साथ हो रहा है। मैंने पहले क्या बोला, पहाड़ कट रहे हैं, पेड़ कट रहे हैं, हम नेचर को डिस्टर्ब कर रहे हैं, इसका भुगतान हमें करना पड़ेगा, कर भी रहे हैं हम लोग। तो ये ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। एक तो सर मेरे को ऐसा कुछ जानना है आपसे कि आपने जो देखा हो लोगों की लाइफ में, किसी की लाइफ में डिजास्टर हो गया हो वास्तु की वजह से। ये एक मैं केस स्टडी बताता हूँ, आज से करीब 20 साल पहले की बात होगी। हाँ जी। एक परिवार मेरे संपर्क में आया। उस परिवार के अंदर माता पिता और उनकी बेटी, 3 लोग थे। ठीक है जी। और ये घटना है दिल्ली के अशोक विहार की। तो वहाँ पर उन्होंने मुझे एज ए वास्तु कंसल्टेंट इनवाइट किया और वो उस समय प्रॉब्लम क्या फेस कर रहे थे। वो लड़की के फादर डिप्रेशन में चले गए थे। वो उस समय मुझे याद है कि बैंक में एक अच्छे लेवल पे थे, अच्छी पोस्ट पे थे।
उनका कुछ हुआ, उनके साथ गलत हुआ बैंक में, उनको निकाल दिया गया, वो डिप्रेशन में चले गए। बेटी मैरिजेबल थी, मैरिज नहीं हो रही थी। मदर सबको लेके बहुत टेंशन में आ गई, पैसे की तंगी हो गई, बहुत सारे चैलेंज एकदम उनके साथ आ गए। तो मैंने उनके पूरे घर को स्टडी किया, जो भी वास्तु डिफेक्ट थे बिना तोड़फोड़, उस वक्त भी बिना तोड़फोड़ मैंने वास्तु सॉल्यूशंस किए, और करते 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 वो इन सब चीज़ों से बाहर आ गए। और उस समय इतना अच्छा, एक चीज़ और बताऊं, उस समय जब वो इन चीज़ों से बाहर आ गए, उनको लाभ हुआ, साल बाद, 1.5 साल बाद, तो उनकी मदर ने मेरे को एक चिट्ठी लिखी एज ए ग्रेटिट्यूड कि दीपक जी, आपने हमारी बहुत हेल्प की, आपने जो सर्विस दी, आपने जो वास्तु के काम किए हैं, हमें बहुत रिलीफ मिला। उनके फादर डिप्रेशन से बाहर आ गए, लड़की की मैरिज भी हो गई, और फाइनेंशियल भी वो थोड़ा ठीक हो, जो उनका ऑफिस का, उनके फादर का मुद्दा था वो भी ठीक हो गया। तो पैसा आ गया, पैसा भी रुक गया होगा तो पैसा भी आ गया। ओके। तो उसके बाद वो बात आई गई होगी। हाँ जी। तो लास्ट मंथ उनकी बेटी का मेरे पास कॉल आया, पता नहीं कहाँ से, अब जो भला हो सोशल मीडिया इंटरनेट का, तो उनकी बेटी ने मेरे को कॉल किया कि भैया आपने पहचाना? मैंने कहा नहीं। कहते मैं वो बोल रही हूँ और मेरी शादी यहाँ पर हो गई है। तो मैं फिर वो सारी चीज़ें याद आ गई, हम पूरा डिस्कस करने लगे। कहते बहुत अच्छा आपने उस वक्त हेल्प किया। तो मैंने एक रिक्वेस्ट की, मैंने कहा आप प्लीज़ मेरे लिए ना ये टेस्टिमोनियल मुझे लिख के दे दो आप। तो कहते ठीक है। तो 28 फरवरी तक वो मेरे पास आ जाएगा टेस्टिमोनियल। जो उस वक्त हुआ था उनको लाभ हुआ था एज पर वास्तु, और छोटे छोटे ट्रीटमेंट करवाए थे उस वक्त मैंने। उस समय तो इतने सोल्यूशन नहीं थे मेरे पास भी, तो लेकिन छोटे छोटे जो ट्रीटमेंट जो किताबों में लिखे हुए थे वो सारे मैं वहाँ करवाए, उसी से इतना लाभ हो गया था उनको। तो वो एज ए टेस्टिमोनियल भी मेरे पास आ गया, और आपके शूट से आसपास अगर आ गया तो मैं दूंगा आपको, ये बीच में आप लगा के दिखाना कि जो हम कर रहे हैं इससे लोगों को फ़ायदा होता है। दूसरी बात ये है, आज मुझे 25 साल हो गए इसकी प्रैक्टिस करते हुए, अगर लोगों को फ़ायदा नहीं होता तो मेरा तो काम ही बंद हो जाता है। नहीं सकते थे, मैं टिक ही नहीं सकता था। लोगों को कहीं ना कहीं फायदा होता है तभी वो रिकमेंड करते हैं, बिल्कुल सही बात, तभी काम मिलता है, अदरवाइज नहीं मिलता। तो इसका मतलब ये है कि वास्तु के जो प्रिंसिपल्स हैं, वो जो रूल्स हैं, वो बहुत सटीक काम करते हैं। आप सर ऑफ द कैमरा एक किस्सा बता रहे थे मुझे, गुजरात का था या शायद? हाँ जी, एक किस्सा चलो मैं शेयर करता हूँ। हाँ जी। तो मेरे एक क्लाइंट हैं गुजरात में, और उनका प्लास्टिक दाने का काम है, और काफ़ी पुराने क्लाइंट हैं मेरे। उनके मैंने अभी तक 2-3 फैक्ट्रियां और घर, और एक पुराना घर, फिर उन्होंने एक और नया बंगलो बनाया, और एक आधा प्लॉट भी खरीदा। तो बहुत ट्रैवल किया मैंने गुजरात में। तो उन्होंने एक फैक्ट्री और ले ली। अब इतना मेरे साथ रहे तो बेसिक वास्तु का ज्ञान हो गया। तो उन्होंने देखा नॉर्थ फेसिंग है और मैं ये फैक्ट्री ले लेता हूँ, लेके आपको बुला लेता हूँ। तो उन्होंने एक फैक्ट्री ले ली, और लेने के बाद करीब मेरे को लगता है कि शायद उन्होंने 1.5 महीने बाद या 2 महीने बाद या 1 महीने बाद उन्होंने मेरे पास कॉल आता है कि दीपक जी, एक फैक्ट्री मैंने और ले ली है, तो आप प्रोग्राम बना लो, तो उसको आपको देखना है। अच्छा। मैंने कहा ठीक है, बना लेते हैं प्रोग्राम। तो मैं फिर वहाँ पर गया। तो जैसे शाम को उनके घर पे पहुंचा, वो बाहर नहीं स्टे करने देते, उनकी खासियत है बाहर नहीं स्टे करने देंगे, अपने घर में रखेंगे। अपने उन्होंने नया जो बंगलो बनाया उसी में हम रहे, और खूब देर रात तक बातें हुई वास्तु के ऊपर, कैसा चल रहा है, जो है नई फैक्ट्री के बारे में थोड़ा सा जिक्र किया। तो कल आपको ये दिखाएंगे, पहले ये दिखाएंगे, उसके बाद वहाँ चलेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो अगले दिन सुबह हम जो तैयार होके तो फिर निकले घर से। सबसे पहले उस फैक्ट्री पे गए जो उन्होंने अभी अभी परचेस की थी, अभी अभी ली थी, राइट? ठीक है। तो मेरे पास उनका नक्शा मैंने पहले ले लिया था, और डायरेक्शन पहले लेके थोड़ा होमवर्क तैयार कर लिया था मैंने। पूरे फैक्ट्री को स्टडी किया, सर्वे किया, और पहले वास्तु के जो भी सॉल्यूशंस मैं इनको नोट करवाए कि यहाँ ये करना है, यहाँ पेंट करना है, यहाँ ऐसा करना है, वैसा करना है, इस टॉयलेट को अगर हटा सकते हो तो वहाँ शिफ्ट कर लेना, सारे नोट कर लिए। तो जब हम सर्वे कर रहे थे तो उस वक्त मैं, मेरे क्लाइंट, उस फैक्ट्री के फोरमैन और 2 लेबर हमारे साथ साथ ही घूम रहे थे। ठीक है। जब ये सारा काम हो गया, हाँ जी, तो जब वो फोरमैन है, उनका क्वेश्चन आता है कि सब मैं एक क्वेश्चन पूछूं। हाँ जी। क्लाइंट की तरफ निगाह करके उन्होंने मेरी तरफ बोला है, क्लाइंट को मतलब उनका इजाज़त लेके कि मैं पूछ लूँ अब क्वेश्चन। तो वो कह ले पूछो। मैं बताओ।
कहते साहब यहाँ पर ना कुछ दिक्कत है। मैंने क्या दिक्कत है? कहते साहब लेबर रात को यहाँ काम करती है, यहाँ पर काम दिन रात चलता है। रात को जो लेबर काम करती है वो करीब 1 बजे के बाद और 3:30 के बीच, 1 बजे से लेके 3:30 बजे के बीच, ठीक है, कहता है कुछ आवाज़ आती है, मेल की आवाज़ आती है, मुझे बचाओ मेरे पास आओ। अच्छा, मुझे बचाओ मेरे पास आओ। कहता है जी लेबर डर जाती है और सारी रात काम नहीं करती। वो क्या करती है, फैक्ट्री के बाहर मेन जो रोड है उसके ऊपर जाके बैठ जाती है। कब तक बैठी रहती है? जब तक सनराइज नहीं होता। ओके। सनराइज होता है, सूर्य उदय होता है, तब वो फैक्ट्री में जाते हैं, फिर उनका टाइम हो जाता है, चले जाते हैं। साहब कहते हैं यही चल रहा है पिछले कई टाइम से सिलसिला। तो हमने सुना कि आपके पास वो गैजेट है, वो थोड़ा सा इंडिकेट कर देता है कि हाँ जी, है भी है। हाँ जी। तो वो फोरमैन कहता है जी पहले मेरे को लेबर की बातों पे विश्वास नहीं हुआ, फिर मैंने भी वहां पर रात को ये आवाज़ सुनी कि ऐसा है, ठीक है। मुझे बचाओ मेरे पास आओ। तो आप साहब एक बार चेक करो कि ये क्या है भी या नहीं है, कि हाँ, हमारा वहम ही है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है, जनरली मैं इसके अंदर जाता नहीं हूँ क्योंकि इसकी मेरे पास रेमेडी नहीं है। ओके, तो मैंने कहा ठीक है, मैं चेक कर देता हूँ कि यहाँ पर है कि नहीं है। तो मैंने अपना गैजेट निकाला, सैंपल डाला, मेन गेट पे हम चेक करते हैं, तो उसने इंडिकेट कर दिया कि अंदर है रगड़ा, कुछ तो है। अच्छा। तो फिर कहते साहब अब ये भी बता दो कि कहाँ पर है। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है। तो ये इंस्ट्रूमेंट चलते पर्टिकुलर एक एरिया पे ले जाके जोर जोर से हिलने लगा, बता दिया कि वहाँ पर है। तो कहते साहब बिल्कुल यहीं पर है, यहीं से आवाज़ें आती हैं। कहता यही दिक्कत है जी। तो कहता है जी आप सॉल्यूशन बताओ इसका। मैंने कहा एक चीज़ है जो आपने बोला था उसको मैंने सर्टिफाई कर दिया कि है यहाँ पर ये समस्या तो है। ठीक है, अगर सॉल्यूशन की बात करते हो, वास्तु के अकॉर्डिंग जो मेरे पास सॉल्यूशन है वो मैं बता देता हूँ। अगर उससे ठीक हो गया तो ठीक, नहीं तो आप इस लाइन के जो एक्सपर्ट हैं उसकी सलाह लेनी चाहिए। ओकल्ट एक्सपर्ट जो है, हाँ, ओकल्ट एक्सपर्ट जो है उनकी सलाह लेनी चाहिए। ओके। कहते हैं जो आपके पास है पहले वो करवा दो आप। हाँ जी। तो मैंने जो भी उनको सॉल्यूशन बताया, साथ में मैंने एक बड़ा हवन करने के लिए बोला उनको। हाँ जी। तो वो उन्होंने करवाया, तो भगवान की कृपा रही, उतना करने से वो चीज़ खत्म हो गई। मेरे पास फिर बाद में फ़ोन आया कि साहब वो हमने करवा लिया, आपने जो काम बताए थे वो चीज़ अब है नहीं, वहाँ पर कोई डर नहीं है, कोई आवाज़ नहीं आती। तो मैंने कहा चलो अच्छा हो गया, आपका बढ़िया होगा। तो ऐसी जगह पे ये चीज़ें होती हैं, कुछ जगह पे ऐसे होता है। कुछ लोग मानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं है। जो लोग भी ऐसा कहते हैं कि यहाँ भूत प्रेत नहीं होता, ऐसा नहीं होता, सब कुछ होता है। जो हम सुनते हैं वो सब कुछ होता है धरती पे सब कुछ है। सर ऐसा पॉसिबल है कि वास्तु की वजह से जैसे किसी की जान ही चली जाए या फिर लाइफ लॉस? देखिए ऐसा संभव है, ऐसा संभव है। ये पर्टिकुलर किस केस में संभव है मैं बता देता हूँ आपको। अगर आपकी साउथ वेस्ट की एंट्री है और साउथ वेस्ट पे ही आपकी रोड हिट कर रही है, ठीक है, साउथ वेस्ट में ही आपका अंडरग्राउंड वाटर टैंक है और साउथ वेस्ट में ही आपका बोरिंग है, तो इस सिचुएशन के अंदर मैक्सिमम चांसेस है कि लाइफ लॉस हो सकता है। ओके। ऐसा कुछ जगह पे वर्णन भी मिलता है हमें और देखा भी गया है कि ये चीज़ें होती हैं। इसीलिए ऐसा ना हो हमारे साथ, हमारे परिवार के साथ, तो हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए, इनका उपाय करना चाहिए, इनका सॉल्यूशन करने चाहिए। अगर आपको समझ में आता तो ठीक है, नहीं तो किसी एक्सपर्ट की सलाह लेनी चाहिए। जो भी आसपास है, इंडिया में आप कहीं पर भी हैं या इंटरनेशनल लेवल पे कहीं पर भी हैं, हर जगह पर आज की डेट में वास्तु एक्सपर्ट हैं। तो आप नियर बाय वास्तु एक्सपर्ट की सलाह ले सकते हैं। नहीं तो आप मेरे से चाहते तो मैं भी वहाँ विजिट करता हूँ, नेशनल इंटरनेशनल हर जगह मैं भी विजिट करके सोल्यूशन देता हूँ। सर एक तो आपके हाथ में जो ये पहना हुआ है आपने, ये बड़ा मेरे को बहुत देर से अट्रैक्ट कर रहा है। ओके। तो ये आप मतलब इसके पीछे भी कुछ साइंस है या फिर क्या? ये सारी साइंस जो है एनर्जी की है, ये सारी साइंस एनर्जी की। आज की डेट में आप देखोगे बहुत लोग इसको पहन के घूमते हैं। इसमें भी कलर्स का इम्पैक्ट है, कलर्स का रोल है। ओके। हर जगह कलर्स का रोल है। कलर्स का रोल इतना बड़ा है, किसी दिन आप ऐसे कपड़े पहनोगे कि आपको अंदर से बड़ा अच्छा फील होता है। किसी दिन कपड़ों पे आने वाला था नेक्स्ट की, कपड़ों का भी रोल है। कपड़ों का भी रोल है क्योंकि उसमें भी कलर का रोल है। ठीक है। कपड़े के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है कलर्स। कलर प्रभावित करते हैं हमारे मन को, हमारे माइंड को। तो अगर हमारी बॉडी जिन कलर्स को सूट करती है उन्हें हमें ज़्यादा पहनना चाहिए, तो फील करना चाहिए। हम लोग क्या इग्नोर कर देते हैं।
हमें फील लेना चाहिए कि आज मैंने अगर ये पहना है तो आज का दिन मेरा कैसा गया, कैसा मेरा मन प्रसन्न था कि नहीं। Okay. सबसे ऊपर है मन की प्रसन्नता। बिल्कुल सही मन कह रहे प्रसन्न है तो आप अच्छा करोगे, आउटपुट भी अच्छा दोगे। हो। 100%। अगर आपने कुछ ऐसे कपड़े पहन लिए जिसमें आप डल फील करोगे, उस दिन आपका आउटपुट भी कम हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है एनर्जी बढ़ाने के लिए हैं। एनर्जी लेवल अच्छा रहेगा तो हम ज़्यादा आउटपुट निकालेंगे और ज़्यादा काम करेंगे और ज़्यादा लाभ होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। बिल्कुल सही अगर हम बात है। काम ही नहीं करेंगे तो आउटपुट तो भूल जाओ। तो जितना भी ये सारी साइंस है एनर्जी लेवल बढ़ाने के लिए, हम जिम क्यों जाते हैं? हम ठीक रहें, हमारा एनर्जी लेवल बिल्कुल बना सही रहे, बात है, बिल्कुल सही बात है। बीमारियों से बचे रहें। हाँ जी। तो वैसे ही वास्तु काम करता है। वास्तु के रूल्स हैं, वास्तु के प्रिंसिपल्स हैं, वो अप्लाई करो, घर में पॉजिटिव एनर्जी का माहौल रहेगा, बाहर की नेगेटिव एनर्जी से बचे रहोगे। बिल्कुल सही यही बात है। फार्मूला फिट बैठता है यहाँ पर। सर वास्तु की आपसे आज बात करी मैंने और मेरे को इतना ज़्यादा इंटरेस्ट आया है, मेरा मन है कि मैं इसको सीखूं। क्या बात है। क्या क्या पॉसिबल, मतलब आपको कहाँ से सीख सकता हूँ? क्या आप भी सिखाते हैं या फिर क्या है क्या? सर मैं पिछले काफ़ी लंबे समय से वास्तु की कोचिंग देता हूँ। अच्छा। और मेरी कोचिंग कुछ इस प्रकार की भी रहती है, मैं ग्रुप में कोचिंग देता हूँ, इंडिविजुअल मैं ज़्यादा देता हूँ। एक एक स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ और उसको एज ए वास्तु कंसल्टेंट तैयार कर देता हूँ। ओके। मैं पढ़ाने के साथ साथ उनको रेमेडीज भी सिखाता हूँ, ठीक है। उसको प्रैक्टिकल भी अपने साथ रख के करवाता हूँ। ज़्यादातर मार्केट में क्या होता है कि आप सीख लेते हो लेकिन आपको प्रैक्टिस करने के लिए जगह नहीं मिलती। आप अपना घर कर लोगे, पड़ोसियों का कर दोगे, यार दोस्त का एक दो कर लोगे, उसके बाद कौन? प्रैक्टिस के लिए तो हम हैं। मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ, मुझे पता है चैलेंज क्या आएगा। आप सीख लोगे। ठीक है। थ्योरेटिकल अलग है, प्रैक्टिकल अलग है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। फर्क होता है, हमेशा ही फर्क होता है। मैं थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल करवाता हूँ, अपने साथ साइट पे लेकर जाता हूँ। क्या सिस्टम है काम करने का, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किन चीज़ों को ऑब्जर्व करना है, कैसे रेमेडीज इंप्लीमेंट करनी है, वो सारा उनको ऑटोमेटिकली प्रैक्टिकल सीखने में आ जाता है। तो जब वो प्रैक्टिकल सीख जाता है वो फिर इंडिपेंडेंट अपना भी कर सकता है, मेरे साथ कोलैबोरेशन में भी करता है। बिल्कुल सही बात तो मेरे पास काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे साथ कोलैबोरेशन में भी काम करते हैं और मैं ऑनलाइन भी एजुकेशन देता हूँ। हर प्रकार का सोल्यूशन है, जो मेरे से सीखना चाहते हैं मेरे से सीख सकते हैं। नहीं, मेरा तो सर पर्पस ये है कि मेरे को इसके अंदर फ्यूचर, तो आप जैसे बैठे हुए महारथी, तो हमारा तो क्या ही इसमें स्कोप होगा। लेकिन अपना काम ठीक चल रहा है यहाँ पे। लेकिन क्या है ना, खुद की लाइफ में बेटर कर सकूं, बेटर कर सकते हैं, कलर कॉम्बिनेशन, खुद के आसपास की चीजें बेटर कर सकूं, इसलिए मेरी थोड़ी सी जिज्ञासा है कि मैं भी सीखता हूँ। सीखना चाहिए। मैं तो कहता हूँ जिसका भी थोड़ा सा इंटरेस्ट है ना उसको सीख लेना चाहिए, ताकि वो अपने और अपने परिवार के लिए उतना कर सके। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। अपना ऑफिस ठीक कर ले, अपना घर ठीक कर ले, और कोई आता है तो उसको दो अच्छी बातें बता दे, उसका भी भला हो जाए। हाँ, मानना ना मानना उसके ये ऊपर। देखो, ये भी एक स्किल है। हाँ, ये भी, जितनी स्किल आप ऐड करते जाओगे उतना ग्रोथ होने के चांसेस आपके बढ़ सर जाते मानेंगे लोग आपके मुंह से ही, हैं। ये बात ठीक है। क्योंकि क्या होता ना, आप कंसल्टेंसी दोगे तभी मानेंगे। आप तभी फ्री में मानेंगे। किसी को कुछ बता दोगे ना, उसकी वैल्यू नहीं है, उसकी ये फैक्ट है। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। हाँ जी। तो लेकिन ठीक है, आप अपने लिए कर सकते हो, अपने ऑफिस के लिए, अपने घर के लिए, जैसे आप एक और बिल्डिंग बना रहे हो, हाँ, उसके लिए कर सकते हो। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो कितना बेनिफिट हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो। उसकी भी सारी, अब अभी आपसे बात करते करते मेरे दिमाग में कई सारी चीजें चल रही है ना। तो अभी देखो, हमने जैसे क्या करा है, ऊपर के वाले में से किचन के अंदर से रास्ता दे दिया। मैंने कहा क्या जा रहा है, गलत है। गलत है, लेकिन हमें स्टडी करना पड़ेगा। हमें स्टडी करना पड़ेगा एक बार, पूरा स्टडी करके जो भी एज पर वास्तु हम जितना बेटर कर सकते हैं, क्योंकि मेरे को लगा कि स्ट्रक्चर खड़ा हो गया आपका। हाँ, तो जितना बेटर कर सकते हैं अभी कर देंगे। जो जड़ से ठीक हो जाएगा ना, वो सबसे बढ़िया। बिल्कुल सही बात है। और दूसरा, जैसे ही मैं आपकी ये वाली एग्जिस्टिंग बिल्डिंग में एंटर किया तो मैंने एक चीज क्लिक मेरे इमीडिएटली हो गई। शुरू में जो हमने स्वास्थ्य वाला, और ये सर क्या बात है, ये देखो, और वो प्रूवन है। देखो, आदमी जाने अनजाने में ये गलतियां होती हैं, किसी ने जानबूझ के नहीं बनाया। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, हुआ तो माइंड में भी नहीं था ये। किसी के माइंड में आएगा भी नहीं। आज मैंने आपके माइंड में डाल दिया है, अब जिंदगी भर आप इसको याद रखोगे। बिल्कुल सही बात है। और मैंने आपको, और जब भी मैं नीचे आऊंगा ना, मेरे दिमाग में ही रहेगा इसको ठीक करना है, इसको ठीक करो जल्दी। ठीक है। तो ये पॉडकास्ट में ये इसलिए भी ले रहे हैं कि आगे लोग ऐसी गलतियां ना हो, उनके साथ ऐसी गलतियां ना हो, और उनका भी भला हो, उनके परिवार का भी भला हो, हमारे देश का भला हो। देखो, हमारे देश के लोग ठीक रहेंगे ना तो हमारा देश भी तरक्की करेगा। सही बात है। और ऐसी अगर गलती किसी की है तो मैंने सोल्यूशन भी साथ में दे दिया है, तो वो हमें करना चाहिए, तो हम बचे रहेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत मजा आया आपसे बात करके और बहुत ही अच्छा लगा और पता नहीं लगा कब में 1 घंटा हमारा निकल गया। थैंक यू सो मच दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, आपने मुझे अपने प्लेटफॉर्म पे Thank you बुलाया। so much. थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये पॉडकास्ट उतना ही पसंद आया हो जितना प्यार से हमने और जितनी नॉलेज हमसे बन पड़ी आप तक पहुंचाई। वैसे तो मुझे नहीं लगता कि सर के 25 साल का एक्सपीरियंस हम 1 घंटे में समेट के आपको दे पाए। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में सर के सारे कॉन्टैक्ट लिंक्स मिल जाएंगे, जाके इनसे जरूर कनेक्ट करें। इस पॉडकास्ट का बेस्ट पार्ट क्या है जरूर हमें कमेंट्स करके बताएं। हर एक बंदा, हर एक उस यारे प्यारे दोस्त यार मित्र तक ये पॉडकास्ट जरूर शेयर करें ताकि किसी का भी भला हो सके। मिलता हूं आपसे किसी और पॉडकास्ट में, तब तक के लिए सभी को मेरा नमस्कार।